मैं हूं अंकित अवस्थी और आप है मेरे साथ में। ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के अंदर सबसे बड़े अपडेट्स के साथ कि अब तक क्या हुआ, कल से लेकर अब तक क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात जो अमेरिकी मंत्री का बयान है कि आज अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ी बॉम्बिंग करने जा रहा है, बिगेस्ट बॉम्बिंग। तो ऐसे में आज रात को ईरान पर क्या होने वाला है, उसकी जानकारी के साथ हम चर्चा में हैं। जो होगा वो तो रिजल्ट कल पता चलेगा, लेकिन अपडेट है कि बिगेस्ट बॉम्बिंग कैंपेन चलाने जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी बयान का मतलब जानेंगे, ईरान अपनी स्थिति को कैसे लेकर चल रहा है वो जानेंगे, कल ट्रंप ने जब इनको सरेंडर करने की कहा तब क्या हुआ वो जानेंगे, ये इस युद्ध में ईरान के लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला है ये जानेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि ईरान एक बार माफी मांगकर फिर से युद्ध में कैसे उतर गया। माफी मांगी पड़ोसी देशों से, लेकिन फिर से वहां जाकर गोली बरसा दिया। सारी बातों को आज के सेशन में प्रयास करेंगे कि कवर किया जाए। अपडेट्स काफी सारे हैं, लेकर एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। कहा जा रहा है यूएस सेंटकॉम के द्वारा कि उन्होंने 3000 टारगेट को फर्स्ट वीक में इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत टारगेट किया। कुछ इस तरह की तस्वीरें आई कि हमने कौन सी जगह पर निशाने किए और निशानों को अमेरिका ने अपनी उपलब्धि के रूप में दिखाया। जब यह सब कुछ शेयर हो ही रहा था, उसी बीच में अमेरिकी मंत्री का बयान आता है स्कॉट बेसेंट का, और वो कहते हैं कि आज रात हम बिगेस्ट बॉम्बिंग कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। जब से लेकर युद्ध शुरू हुआ है तब से 28 तारीख से आज 8वें दिन में आप हैं, और इनके हिसाब से अगर ये बिगेस्ट बॉम्बिंग है और उसमें भी ये कैंपेन की बात बोल रहे हैं, इसका मतलब ये आज से शुरू होकर कब तक जाएगी नहीं पता है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में ईरान पर हमले बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ईरान पर हमले बढ़ाने के लिए कल हमने कुर्द लड़ाकों के एंटर करने की बात की थी कि उनको उकसाया जा रहा है। केवल उनको ही नहीं, ईरान द्वारा हर उस संभव प्रयास, अमेरिका द्वारा हर उस संभव प्रयास को किया जा रहा है जिससे ईरान को कमजोर किया जा सके। जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने का प्रयास किया कि हम यहां से ऑयल और गैस निकलने नहीं देंगे। इसके लिए अमेरिका ने अनाउंस किया कि दुनिया का 20% तेल अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है और वो ईरान की वजह से नहीं निकल पा रहा है, और ऐसे में जो भी इंश्योरेंस देने वाली, जहाजों को इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां हैं, वो इंश्योरेंस के दाम बढ़ा चुकी हैं या फिर जहाज ले जाने से इनकार कर रही हैं। तो हम इंश्योरेंस प्रोवाइडर बनकर आ रहे हैं, हम गारंटी देते हैं। बाहर मार्केट के लिए हम $20 बिलियन का फंड लेकर आ रहे हैं यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत। अगर नुकसान होता है तो उसको हम हर्जाने के रूप में देंगे। अर्थात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आई हुई दिक्कत से तेल कंपनियों को अगर नुकसान होता है, जहाजों को नुकसान होता है, हम भुगतान करेंगे। और इतना ही नहीं, हम किसी भी जहाज को पायलट करेंगे, एस्कॉर्ट करेंगे और उन्हें वहां से सेफली निकालेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका पूरी तरह व्यापार चलता रहे ये सुनिश्चित करेगा। आपको शायद याद हो, हमने आज मॉर्निंग के सेशन में भी जिक्र किया है इस बात का कि इन लोगों ने इसी दौर में भारत को कहा है, भारतीय रिफाइनरियों को कहा है कि अगर आपका तेल आना बाधित होता है तो आप रूस से तेल परचेज कर सकते हैं। इस पर हमने दिन में सेशन भी किया था जिसमें बताया था कि भारत के अंदर इस मामले में भी बहुत राजनीति गर्मा गई है कि अमेरिका होता कौन है ये कहने वाला कि 30 दिन तुम तेल खरीद लो। पहले तुम प्रतिबंध लगाते हो, फिर खोल देते हो, अब 20 दिन 25 दिन की परमिशन दे देते हो। ये सब चल क्या रहा है? खैर, फिलहाल के लिए हम वापस से इसी मुद्दे पर लौटते हैं। तो अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के देशों में तेल सुनिश्चित रहे, पहुंचता रहे, इसके लिए तेल की कंपनियों के जो जहाज हैं उनको तो सुरक्षित पार करवाएगा ही। अगर कुछ होता भी है तो $20 बिलियन का उसने अलग से फंड रखा है, ऐसा इन्होंने अपनी जानकारी में दिया। इन्होंने यह भी बताया कि हम तैयारी कर रहे हैं सेंटकॉम की तरफ से जानकारी की, वो जो भी हमें जानकारी देंगे उसके हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। अब ट्रंप ने जब से युद्ध शुरू हुआ है, ट्रंप लगातार इस बात को लेकर के आश्वस्त थे कि जैसे ही खमनेई हटेंगे, खमनेई प्रॉब्लम थे अमेरिका की नजर में, वो हटेंगे, ईरान के हालात बदल जाएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। आज भी जो अमेरिका और ईरान के जो एम्बेसडर भारत में हैं, उनके बयान से यह पता चलता है कि उन्हें इस युद्ध में या तो जीत चाहिए या शहादत। इसका मतलब खमनेई के बाद ईरान ने जो रुख अपनाया है वो सरेंडर करने जैसा तो नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कल अपने ट्रुथ के माध्यम से यह कहा गया कि ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर कर देना चाहिए। इस बात पर ईरान की तरफ से जो बयान दिया गया वो हमारे देश में भी राजदूत ने आकर दिया, वो यही ईरानी राजदूत ने कि हम सरेंडर करने वाले नहीं हैं, हम या तो युद्ध जीतेंगे या शहादत को प्राप्त होंगे। सीधा सा अर्थ है कि अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान को लेकर के
कि उसे खमनई बदलने थे, रेजीम चेंज करनी थी, उसको लेकर के या तो मिसकैलकुलेट कर गया या फिर अमेरिका को पहले ही ईरान को अस्थिर करने की योजना बनानी थी। जिस प्रकार से सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए पूरे इराक को ध्वस्त किया गया, कारण बाद में पता चला कि अमेरिकी कंपनियां इराक में तेल चाहती हैं, अब कुछ वैसी ही कैलकुलेशन ईरान के बारे में भी निकल कर आ रही हैं। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। खमनई एक बहाना थे, असल में इन्हें ईरान को अस्थिर करना था, ईरान को इतना बुरी तरह नष्ट करना था कि अमेरिकी कंपनियां यहां पर पहुंचे और इनके तेल को बाहर निकालकर बेचने लगे। अब तेल की क्या कहानी है? असल में ईरान दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा तेल का भंडार रखता है। सबसे ज्यादा वेनेजुएला के पास, फिर सऊदी अरब के पास और फिर ईरान के पास है। वेनेजुएला अब अमेरिका के ऑलमोस्ट कंट्रोल में है और अब ईरान की बारी है। ऐसा क्यों हो रहा है? दुनिया में जहां वेनेजुएला का तेल बहुत कठोर तेल माना जाता है, हार्ड ऑयल माना जाता है, जिसको रिफाइन करने की क्षमता बहुत कम रिफाइनरी में है, उसमें सल्फर की मात्रा बहुत अधिक होती है, केमिकल्स उसमें बहुत ज्यादा मिक्स हैं, उन्हें रिफाइन करने में खर्च बहुत आता है। वहीं दूसरी तरफ जो ईरान का तेल है वो बहुत ज्यादा प्योर ऑयल कैटेगरी में आता है, हल्का ऑयल कंसीडर किया जाता है, रिफाइनरी कम खर्च पर बहुत ज्यादा अच्छे से रिफाइन तेल निकाल पाती हैं, अर्थात उसमें कम मिलावट है और कम मिलावट से पेट्रोल, डीजल, हवाई जहाज का तेल, ये जहाज का जो फ्यूल है वो सब आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो कहानी इस तरह से अब बदल रही है कि न्यूक्लियर वेपन का बहाना बनाकर रेजीम चेंज की मंशा रखकर ट्रंप ने जो हमला किया वो अल्टीमेटली तेल तक पहुंचने पर पहुंचा है। यह जानकारी भी आज अमेरिका के ही एक बयान में निकल कर आई। कुछ अमेरिकी अधिकारी थे, उनका टीवी इंटरव्यू बाहर निकल कर आया। अब चर्चा इस बात की कि ईरान ने इस बीच में क्या किया। तो ईरान एमलेसली टारगेट कर रहा है, अमेरिका को वो टारगेट कर नहीं पा रहा क्योंकि अमेरिका बहुत दूर बैठा है। अमेरिका के बेसिस बने हुए हैं जिन देशों में, उन्हें वो टारगेट करना चाहता है और ऐसे में हाल ही में ईरान ने इन देशों के साथ माफीनामा भी भेजा और कहा कि हम आप पर हमला नहीं करना चाहते। लेकिन उस माफीनामे के तुरंत बाद फिर हमला हो जाता है। इस मामले में कहीं अमेरिकी उकसावा तो नहीं, ये तमाम चीजें अभी फिलहाल चल रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो साहब, ट्रंप ने 6 तारीख को कहा कि हम अनकंडीशनल सरेंडर चाहते हैं। कैरोलिना लेविट बाहर निकल कर आती हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान से कहा है कि वो अनकंडीशनल सरेंडर करें, यही हम आपसे चाहते हैं। और इसी बीच में अमेरिका ने इजराइल को $152 मिलियन के इमरजेंसी वेपन बेच दिए कि आप इन्हें चलाओ और इजराइल के ऊपर ईरान के ऊपर गोले बरसाओ। इजराइल की सुरक्षा के लिए ईस्ट मेडिटेरेनियन सी में जहां पर R4 तैनात है, वॉरशिप कैरियर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो तैनात है, वहीं पर एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है जॉर्ज H.W. बुश, USS जॉर्ज H.W. बुश नाम से जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे भी रवाना कर दिया गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका ईरान के साथ लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। जब इनसे पहले R4 नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर आकर रुका था हाइफा में, उस दिन से 27 तारीख को आकर रुका था, 28 से हमले शुरू हो गए थे। बिल्कुल वैसे ही अब 10 दिन बाद ये जॉर्ज H.W. बुश नाम का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भी इजराइल के पास पहुंच रहा है। इसके 2 मायने हैं कि ईरान आने वाले समय में इजराइल पर और ज्यादा हमलावर होगा और उसकी सुरक्षा के लिए अमेरिका वहां पर पहुंच रहा है, या फिर दूसरा, पर्शियन गल्फ से अमेरिका हमला नहीं करना चाहता, इसलिए मेडिटेरेनियन सी में अपने जहाजों को लेकर पहुंच रहा है। अब तक अमेरिका 3 जहाजों को लेकर पहुंच चुका है, उनमें से अब्राहम लिंकन, R4 और अब जॉर्ज W. बुश के नाम से इनका यहां पर जहाज आ रहा है। आइए, इस बीच में ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन के लिए जो कुर्दिश फोर्स भेजने की बात थी, उनकी तरफ से एक लीडर बाहर निकल कर आते हैं और वो अपनी तरफ से इस बात के अंदर स्पष्टता जाहिर करते हैं कि नहीं, ये इतना आसान काम नहीं होगा ईरान के अंदर घुस के कुर्द फोर्सेस को लेकर के उनके रेजीम को चेंज करना। इस पूरी कियोस में क्योंकि केवल 2+2=4 नहीं चल रहा है, बहुत से फ्रंट पर वॉर चल रही है, ऐसे में अमेरिका का कैलकुलेशन है कि वो 4 से 6 वीक और लड़ने वाला है। लेकिन एक चर्चा और है कि ईरान को रूस के द्वारा
इंटेल दी जा रही हैं, खुफिया जानकारी दी जा रही है कि कौन सी जगह पर आप हमला कर सकते हो, क्योंकि ईरान का सैटेलाइट सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। इस बात को जब अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया तो वो थोड़ा उखड़ गए। जब रक्षा मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी गुप्तचर एजेंसीज दुनिया की सबसे सक्षम गुप्तचर एजेंसी हैं, उन्हें सब पता है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है। अगर कुछ ऐसा होगा तो ट्रंप सीधा वर्ल्ड लीडर्स को बात करके बोल देंगे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर अमेरिकी एरोगेंस चरम पर है। सुरक्षा के नाम पर अमेरिका ईरान को पूरी तरह बर्बाद करने की तरफ निकला हुआ है। ईरानियंस का बयान यह है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। तब तक नहीं करेंगे जब तक हम शहीद नहीं हो जाते, या तो हम जीतेंगे या शहादत को प्राप्त होंगे। आपको क्या लगता है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा आपकी नजर में, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे कोर्सेज जिनमें हमने आपको तमाम एनिमेटेड वीडियोस बनाना, कंटेंट राइटिंग करना, इमेजेस बनाना, स्क्रिप्ट राइटिंग, जो चीजें सिखाई हैं वो कोर्स आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन इसके ऊपर से ऑफर फिलहाल खत्म हो गया है। जिन्होंने एनरोल किया ऑफर के थ्रू उन सबका वेलकम है। बाकी सभी साथियों के लिए कोर्सेज ओपन रहेंगे, आप जब चाहें इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।